अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर कहानी सबसे पहले मिल सके। सुनसान सर्द पहाड़ी इलाके से रात के वक्त मिस्टर एंड मिसेस सुहेल छुट्टियां गुजारकर अपने घर वापस जा रहे थे। वो बातें करते हुए हंसी खुशी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक पुल आया जहां से ट्रेन गुजरा करती थी। वो बातों में इतने मशगूल थे कि उनको ट्रेन की घंटी भी सुनाई न दी और वो आगे बढ़ते गए। उस पुल से बहुत कम ट्रेन गुजरा करती थी और वहां आबादी न होने की वजह से कोई हिफाजती फाटक भी नहीं लगाया गया था। तभी अचानक तेजी से आती हुई ट्रेन से उनकी टक्कर हो गई और गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए। पुलिस ने तमाम कार्रवाई की मगर उनको मिस्टर एंड मिसेस सुहेल की लाशें नहीं मिली। तो बहुत ही जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया और इस केस की फाइल भी उन फाइलों में दफन हो गई जो कभी सॉल्व नहीं हो सके। इस बात को 18 साल गुजर गए हैं और अब तक ये केस कोई हल नहीं कर सका। ये तमाम बातें एसीपी सर ने इंस्पेक्टर नौरीन को बताते हुए केस की फाइल देते हुए कही और कहा कि अब से ये केस आपके हवाले है, देखते हैं आप इसको हल कर पाती हैं या नहीं। इंस्पेक्टर नौरीन कहती है कि सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उस वक्त नौरीन को उसके हस्बैंड कासिम की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं आज रात की ट्रेन से अपनी वालदा से मिलने जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। नौरीन एक बहुत ही समझदार और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर थी और अपने शौहर कासिम और 2 बच्चों के साथ अभी नई जगह शिफ्ट हुई थी। रात के करीब 9:30 का वक्त था। दिसंबर की सर्द रात में कासिम टैक्सी में कानों में हेडफोन्स लगाए मौसीकी सुनता हुआ स्टेशन की जानिब जा रहा था क्योंकि वो अपनी वालदा से 2 हफ्तों से नहीं मिला था। हर तरफ कोहरा होने की वजह से उसे स्टेशन पहुंचते पहुंचते 10:30 का वक्त हो गया था और उसकी ट्रेन छूट गई थी। तो वो अगली ट्रेन का इंतजार करने लगा मगर अगली ट्रेन तो इस स्टेशन पर बिना रुके ही चली गई। कासिम ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, घर वापस जाऊं या यहीं वेट करूं। उसी वक्त एक गार्ड उसके पास आता है और कहता है, अरे भाई इतनी रात को शदीद सर्दी में तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भटक गए हो या ट्रेन छूट गई है? तो कासिम कहता है कि जी सर, मेरी 10 बजे की ट्रेन थी और यहाँ आते आते वक्त लग गया और वो निकल गई, तो अब अगली गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। तो गार्ड बोला कि अभी जो गाड़ी गई है वो लास्ट ट्रेन थी, अब अगली ट्रेन सुबह 6 बजे ही आएगी, तब तक तो मुसाफिर खाने में रुक जाओ या फिर घर चले जाओ, शदीद सर्दी है, कहीं बीमार ना हो जाना। गार्ड ये बात कहकर वहां से चला गया। तो कासिम ने भी उसकी बात पर गौर किया और उठकर घर जाने ही वाला था कि तभी दूर से ट्रेन की लाइट दिखाई दी। तो वो रुक कर उसका इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि गार्ड ने झूठ क्यों कहा कि अब और कोई ट्रेन नहीं आने वाली। इतने में वो ट्रेन भी आ गई और ठीक उसके सामने रुकी। वो ट्रेन ज्यादा बड़ी नहीं थी और थोड़ी साफ सुथरी भी लग रही थी। उसने पहले कभी वो ट्रेन नहीं देखी थी। उसी वक्त उसमें से कुछ लोग बाहर निकले और पानी के नलकों से अपनी बोतलें भरने लगे। उन्हीं में से एक आदमी कासिम के पास आया और बोला, भाई क्या हुआ, आप यहाँ ऐसे अकेले क्यों खड़े हैं, किसी का इंतजार है? तो कासिम कहता है कि नहीं, मैं बस ट्रेन का ही इंतजार कर रहा था। तो वो आदमी कहता है कि फिर देर किस बात की है, चलिए, ये ट्रेन यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकती। तो कासिम ने फौरन सामान उठाया और ट्रेन के अंदर चला गया। अंदर जाते ही कासिम ट्रेन को गौर से देखने लगा, फिर जाकर सीट पर बैठ गया। उस डब्बे में 4 से 5 फैमिलीज बैठी हुई थी और सब एक दूसरे के साथ दोस्ताना माहौल बनाकर बैठे हुए थे। उनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग शामिल थे। अब कासिम का सफर भी शुरू हो चुका था और वहाँ इंस्पेक्टर नौरीन अपने नए केस की तैयारी में लगी हुई थी कि तभी उसको एक कत्ल की खबर मिलती है जो कि एक नए शादीशुदा जोड़े की थी और उनकी लाशें एक होटल की खुदाई के दौरान मिली। उन लाशों को फौरन जांच के लिए भेजा गया और रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि वो लाशें करीब 18 साल पहले इस होटल में आए एक कपल की हैं जो अचानक गायब हो गए थे। इंस्पेक्टर नौरीन को ये केस मिस्टर एंड मिसेस सुहेल के केस से मिलता जुलता लगा। उसको शक हुआ कि कहीं उनकी बॉडीज भी किसी ने वहीं आसपास दफना तो नहीं दी। तो उसने वहां हर जगह खुदाई करवाई मगर कोई लाशें नहीं मिली।
तभी उसको डॉक्टर की कॉल आती है और वो नौरीन को बताता है कि मरने से पहले उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई थी। कातिल ने जरूर चोरी के इरादे से उनका कत्ल किया होगा, क्योंकि नया शादीशुदा जोड़ा था तो उनके पास पैसे और जेवर भी होगा। और हमें उनकी बॉडी से कुछ लोगों के मांस और बालों के सैंपल्स भी मिले हैं। और कातिल ने एक और बड़ी बेवकूफ़ी कर डाली है कि जिस चाकू से उसने कत्ल किया वो उनकी बॉडी से निकालना भूल गए और उनके फिंगरप्रिंट्स उन चाकुओं में अभी भी मौजूद हैं। हमने अपने रिकॉर्ड्स में चेक किया तो 3 लोग सामने आए हैं जिनसे वो फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। उनकी तमाम डिटेल्स मैंने तुम्हें सेंड कर दी हैं। मेरा काम पूरा हो गया, अब बाकी का काम तुम्हारा है। तो नौरीन कहती है कि ठीक है, अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो कॉल करूँगी। उसके बाद वो तफ्तीश के लिए होटल जाने के लिए निकल जाती है। कासिम अभी तक खामोशी से बैठा लोगों को देख रहा था और उनकी बातों पर मुस्कुरा रहा था कि तभी एक बूढ़ी औरत चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ट्रेन में भूत है। मेरा यकीन करो, मैं इन चीज़ों को बचपन से ही देख लेती हूँ। वो इंसानी रूप में ही हमारे आसपास घूम रहे हैं और हमसे कुछ कहना चाहते हैं। सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं, मगर कासिम खौफजदा हो जाता है। उतने में अगला स्टेशन आ जाता है और 2 लोग ट्रेन के अंदर आते हैं। उन 2 लोगों के अलावा स्टेशन पर और कोई नहीं होता। तभी कासिम की नज़र पीछे की सीटों पर पड़ती है, जहां 3 अजीबोगरीब सी शक्लों वाले लोग बैठे होते हैं। उन्होंने अपने पाँव के पास एक बैग छुपा रखा था जो काफी भारी लग रहा था। वो लोग किसी गुंडे से कम नहीं लग रहे थे और उनके आसपास बैठे लोगों से बुरी तरह बात कर रहे थे और लोग भी उन तीनों से काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। नौरीन अब होटल पहुंच चुकी थी और अपनी टीम के साथ मिलकर वहां के पुराने स्टाफ से पूछताछ करने लगी। फिर उस कपल के घर का एड्रेस और तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर वहां से वापस पुलिस स्टेशन आ गई और एसीपी से इजाजत लेकर वो उस कपल के घर की तरफ निकल गई ताकि उनको तमाम सूरत हाल से आगाह कर सके। वहीं दूसरी तरफ कासिम ट्रेन में बैठी उस औरत की बातों पर गौर कर रहा था। इतने में अचानक ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई और लोग हवा लेने के लिए ट्रेन से उतरने लगे, तो कासिम भी उतर गया। तभी वो औरत भी कासिम के साथ ही उतर गई और कासिम को कहने लगी कि बेटे, यहाँ कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। इस ट्रेन में सच में भूत हैं और वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं मगर कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ हर कोई उनको देख नहीं सकता, इसलिए वो उन बच्चों के खिलौनों में घुस गए हैं। मैंने उनको बहुत गौर से देखा है। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मगर कासिम उसकी बातों से घबराकर वापस ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। तभी साथ बैठा आदमी उससे कहता है कि इस बूढ़ी की बातों से परेशान मत हो, इसको तो देखकर ही लगता है कि ये पागल है। और फिर कासिम से उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगता है। तो कासिम भी सब कुछ भूलकर उसके साथ बातों में लग जाता है कि तभी उसको सामने बैठे बच्चे का खिलौना अपने आप ही हवा में उड़ता दिखाई देता है। तो कासिम शोर मचाना शुरू कर देता है, मगर तब तक खिलौना वापस अपनी जगह पर चला गया था। वहीं करीब में एक औरत बैठी होती है जो कासिम की हालत देखकर उसको दिलासा देती है और कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा 8 साल का बेटा जो घर पर अकेला मेरा इंतजार कर रहा है, वो भी भूत का नाम सुनकर इसी तरह चिल्लाने लगता है। तो कासिम कहता है कि दरअसल मैं डरता नहीं हूँ, वो बस मुझे घर जाने की जल्दी है। तभी पीछे बैठे वो 3 आदमी सामने बैठे एक कपल को तंग करने लगते हैं। कासिम उनको ऐसा करता देखकर गुस्सा हो जाता है और जाकर उन आदमियों को कहता है कि भाई साहब, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप इन बहन जी को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो वो आदमी कासिम का गिरेबान पकड़कर उसको धमकाते हैं और कहते हैं कि अपने काम से काम रखो, वरना ट्रेन से बाहर फेंक देंगे। उनकी बातें सुनकर कासिम को एहसास हो जाता है कि ये लोग कोई मामूली गुंडे नहीं हैं। तो कासिम कहने लगा कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ सबको सुकून से सफ़र करने दें। ये सुनकर वो आदमी कासिम को धक्का देने के इरादे से उठने लगता है कि तभी कोई उसको जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। सब लोग ये मंजर देखकर कासिम को शाबाशी देते हैं। उसी वक्त कासिम को नौरीन की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि क्या आप घर पहुंच गए हैं। तो कासिम कहता है कि नहीं, अभी रास्ते में हूँ। तो नौरीन ट्रेन से आता हुआ शोर सुनकर
कासिम से कहती है कि ये शोर कैसा है, सब ठीक तो है ना? तो कासिम कहता है कि हाँ सब ठीक है, वो बस यहाँ 3 अजीब से दिखने वाले गुंडे टाइप लोग बैठे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे थे तो मैंने ज़रा उनको सबक सिखाया है तो लोग मुझे शाबाशी दे रहे हैं, इसलिए शोर हो रहा है। तो नौरीन कहती है कि वाह, पुलिस वाली मैं हूँ और हीरो आप बन रहे हैं, खैर अगर वो फिर से परेशान करें तो मुझे बताना। तो कासिम कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें उनकी तस्वीरें सेंड करता हूँ ताकि अगर कोई मसला हो तो तुम कुछ कर सको। नौरीन कहती है कि ठीक है और कॉल बंद करके बच्चों के पास चली जाती है। फिर कासिम पिक्स लेकर नौरीन को सेंड करता है, मगर नेटवर्क ना होने की वजह से वो पेंडिंग पर चली जाती हैं। अब रात के करीब 2 बज गए थे। ट्रेन पुरसकून अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और तमाम मुसाफिर सो रहे थे। तभी कासिम को कोई सरगोशी में कहता है कि उन दोनों को ट्रेन के अंदर मत आने देना वरना मारे जाओगे। ये सुनकर कासिम चौंक कर उठ जाता है तो उसकी नज़र ट्रेन की खिड़की के शीशे पर पड़ती है जहां भाप से एक भयानक चेहरा बनकर गायब हो जाता है, मगर उसकी आवाज़ बार बार कासिम के कानों में गूंज रही थी और वो सोचने लगता है कि ये किन लोगों के बारे में कह रहा था। उसी वक्त आसपास के जंगलों से 2 लोग भागते हुए ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे और वो मदद के लिए हाथ हिला रहे थे। उनके पीछे 8 से 10 लोग बंदूक लिए भाग रहे थे। ये मंजर देखकर मुसाफिरों में बैठी एक औरत ने फौरन चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। कासिम को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो उस औरत को ट्रेन की चेन खींचने से रोकता, उससे पहले ही वो उनको ट्रेन के अंदर ले आई थी। वो दोनों जैसे ही अंदर आए, सब लोग फौरन उनसे उनके भागने की वजह पूछने लगे। तो लड़का बोला कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं बहुत गरीब हूँ जबकि ये बहुत अमीर है, इस वजह से इसके पापा ने हमारी शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पापा सियासत में हैं और उनको अपनी इज्जत की बहुत फिक्र है। उन्होंने मेरे बाबा को घर बुलाकर धमकाया और कहा कि अपने बेटे को कहो कि मेरी बेटी से दूर रहे वरना जान से जाएगा। बस इन सब हालात को देखते हुए हमने भागने का फैसला किया और आज शाम सारे इंतजामात करके हमने कुछ दोस्तों को गवाह बनाकर निकाह कर लिया और ये खबर किसी तरह इसके पापा तक पहुंच गई। बस तभी से हम भाग रहे हैं और बाकी सब आपके सामने है। उनकी कहानी सुनकर सब लोग जज्बाती हो गए और उनसे कहा कि तुम लोगों को तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। अब तुम लोग बिना किसी से डरे किसी नई जगह जाकर अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारो क्योंकि अब तुम लोगों का निकाह हो गया है और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब सुनकर वो लड़का और लड़की भी रिलैक्स हो गए और सब लोग फिर से सफर के मजे लेने लगे, मगर कासिम के दिमाग में मुसलसल वही आवाज गूंज रही थी कि इन दोनों को अंदर मत आने देना। तभी एक बच्ची जो सो रही थी अचानक उठकर चिल्लाने लगती है और कासिम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इन अंकल ने एक आदमी को गोली मार दी और वो ट्रेन से बाहर गिर गया। ये सुनकर कासिम फौरन कहता है कि मेरे पास तो कोई गन ही नहीं है, मैं एक आम सा आदमी हूँ, मुझे तो गन चलानी भी नहीं आती। तो उस बच्ची की माँ कहती है कि बेटा सो जाओ, बस तुमने एक ख्वाब देखा है। कासिम अब इस सफ़र और तमाम चीज़ों से बहुत परेशान हो गया था। उसी वक्त उसको नौरीन की कॉल आती है और वो कहती है कि तुमने जिन 3 लोगों की तस्वीरें सेंड की थी, क्या वो अभी ट्रेन में हैं? तो कासिम कहता है कि हाँ, वो लोग ट्रेन में ही हैं। तो नौरीन कहती है कि वो लोग बहुत ही खतरनाक कातिल हैं और 18 साल से फरार हैं। मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अपनी टीम के साथ वहीं आती हूँ। तो कासिम उसको स्टेशन का नाम बताता है और कहता है कि हम अभी इस शहर का फाटक क्रॉस करने वाले हैं। तो नौरीन फौरन उस फाटक को बंद करने के ऑर्डर्स देती है और अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर नौरीन को पता चलता है कि 11 बजे यहाँ से आखिरी ट्रेन गुजरती है जो गुजर चुकी है। वो परेशान होकर कासिम को फ़ोन लगाती है और कहती है कि गार्ड तो कह रहा है कि इस फाटक से कोई ट्रेन नहीं गुजरी और तुम कह रहे हो कि तुम लोगों ने अभी फाटक क्रॉस किया है। कासिम कहता है कि मेरा यकीन करो, हमने 10 मिनट पहले ही फाटक क्रॉस किया है। नौरीन कहती है कि क्या तुम इस ट्रेन के ड्राइवर या किसी गार्ड से मेरी बात करवा सकते हो? कासिम कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, मैं ये नहीं कर सकता। तो नौरीन कहती है
کہ تم کون سی ٹرین میں ہو, مجھے ٹرین کا نام بتاؤ. تو قاسم لوگوں سے ٹرین کا نام پوچھتا ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹرین کا نام ہے راوی ایکسپریس. نورین ٹرین کا نام سن کر تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے. پھر فون کر کے اس ٹرین کی تمام جانکاری اکٹھی کرتی ہے تو اس کو پتا لگتا ہے کہ یہ ٹرین بھی 18 سال پہلے غائب ہو گئی تھی, جو آج تک نہیں ملی. دراصل اس ٹرین کو لوگوں کی خاص سہولت کے لیے بنایا گیا تھا. یہ مسافر ٹرین کے طور پر نہیں بلکہ نائٹ کار کے طور پر لانچ کی گئی تھی, تاکہ جو لوگ اپنی نوکریوں سے لیٹ گھر جاتے ہیں وہ اس نائٹ کار سے فائدہ اٹھا سکیں. مگر اچانک ایک دن یہ ٹرین اپنے سفر پر نکلی اور واپس ہی نہیں آئی. نہ ہی ہمیں کسی حادثے کی خبر اور شواہد ملے, مگر پھر بھی ہم نے ہر طرح سے اس ٹرین کی تلاش کی تھی. نورین فوراً پولیس اسٹیشن جاتی ہے اور ACP کو تمام صورتحال سے واقف کراتی ہے. ACP کہتا ہے کہ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا, مگر مجھے جلد ریزلٹس چاہیے. میری طرف سے تمہیں تمام اختیارات دیے جاتے ہیں, تم جلد سے جلد اس کیس کو سالو کرو. وہاں ٹرین میں قاسم بھی اس پہیلی کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اسی وقت ٹرین اچانک رک جاتی ہے اور کچھ لوگ ہاتھ میں آگ کی مشعلیں لیے ٹرین کے اندر گھس جاتے ہیں. وہ لوگ اسی لڑکی اور لڑکے کو ڈھونڈ رہے تھے. سب لوگ لڑکی اور لڑکے کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے. ٹرین بھی اب واپس سے چلنے لگی تھی. وہ کل 25 سے 30 گنڈے تھے جو پوری ٹرین میں لوگوں کو مار رہے تھے. انہوں نے بندوقوں سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. آدھے لوگ ڈرائیور کی طرف بڑھنے لگے تاکہ ٹرین کو بے قابو کر سکیں. قاسم بھی ان مسافروں میں شامل ہو گیا اور بچوں اور عورتوں کو ان گنڈوں سے بچانے لگا. تبھی قاسم کے دماغ میں نورین کو کال کرنے کا خیال آیا. اس نے نورین کو کال کی اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا. ٹرین اس وقت ایک پل کے اوپر سے گزر رہی تھی. اس نے نورین کو ٹرین کی لوکیشن کے بارے میں بتایا. نورین فوراً ٹیم کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئی. جیسے ہی وہ وہاں پہنچی اس کو پل کے اوپر وہی ٹرین دکھائی دی جس میں قاسم سفر کر رہا تھا. ٹرین کی رفتار دھیمی تھی اور لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے. وہ آگے بڑھتی اور کچھ کرتی اس سے پہلے ہی دور سے آتی ہوئی ایک کار سے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کار کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس میں موجود لوگ اور وہ ٹرین نیچے پانی میں جا گری اور تمام مسافر بھی ڈوب گئے, جبکہ قاسم اپنے ساتھ 4 اور لوگوں کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا کیونکہ وہ وقت رہتے ہی ٹرین سے کود گئے تھے. نورین نے اپنی آنکھوں سے یہ حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا. قاسم نے جب نورین کو وہاں دیکھا تو بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا. اس کو کافی چوٹیں آئی تھی مگر وہ ضد کرنے لگا کہ ٹرین میں موجود لوگوں کو بچایا جائے. نورین نے فوراً ریسکیو ٹیم کو وہاں بلوایا اور ٹرین کی کھوج کر کے تیراکوں کو پانی میں بھیجا. 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد اس ٹرین کو پانی سے نکالا گیا اور تھوڑی ہی دوری پر ان کو 2 اور لوگوں کی لاشیں بھی پانی سے ملیں, جن کے ٹیسٹ کے بعد پتہ لگا کہ وہ لاشیں مسٹر اینڈ مسز سہیل کی ہیں جو حادثے کے بعد پانی میں گر گئی تھی. جب ٹرین کی حالت دیکھی گئی تو اس کو دیکھ کر قاسم دنگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ اس ٹرین کی حالت کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ برسوں سے پانی میں پڑی ہو, جبکہ یہ تو میرے سامنے ہی ڈوبی تھی. قاسم کے ساتھ جو لوگ اس ٹرین میں سوار تھے وہ لوگ بھی ٹرین کی حالت دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہے تھے. ٹرین میں موجود مسافروں کے ڈھانچے بھی ابھی تک ٹرین میں موجود تھے اور ان کے چہروں کا خوف صاف نظر آ رہا تھا. قاسم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو نورین نے اس کو تمام بات سمجھائی کہ کیسے 18 سال پہلے اس ٹرین کا حادثہ ہوا تھا اور یہ مسافروں سمیت غائب ہو گئی تھی. مگر آج قاسم کی مدد سے اس راز پر سے پردہ ہٹایا جا سکا ہے. تو قاسم کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے میں جن لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ سب مردہ تھے. نورین کہتی ہے کہ ہاں ظاہری بات ہے, وہ سب لوگ 18 سال پہلے اس ٹرین پر چڑھے تھے مگر اپنی اپنی منزل پر نہیں پہنچے, اور شاید یہ لوگ تم سے اسی لیے کچھ کہنا چاہتے تھے. اب اس ٹرین کو اپنی منزل مل گئی ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. انہی لاشوں میں ان 3 گنڈوں کی بھی لاشیں موجود ہیں جن کو پولیس 18 سالوں سے ڈھونڈ رہی تھی. یہ قاتل ایک نئی شادی شدہ جوڑے کا قتل کر کے اس ٹرین میں بھاگنے کے ارادے سے سوار ہوئے تھے اور ان کی ہی قبر بن گئی. اس ایک کیس کی وجہ سے اور کئی کیسز کا بھی خلاصہ ہو گیا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے دفن تھے. اب ان سب کے گھر والوں کو بھی سکون مل جائے گا.
اس کے بعد ان سب لاشوں کو جانچ کے لیے بھیجا گیا اور تمام کاروائیاں پوری ہونے کے بعد ان کی تدفین کر دی گئی۔ اس واقعے کا قاسم پر گہرا اثر پڑا۔ اس کو لگنے لگا کہ شاید یہ ٹرین روز رات کو وہاں سے گزرتی ہے، تو وہ روز اس ٹرین میں سوار ہونے کے ارادے سے اسٹیشن جانے لگا، مگر یہ ٹرین وہاں کبھی نہیں آئی کیونکہ اس کو اپنی منزل مل چکی تھی۔ نورین کے بہت سمجھانے پر قاسم نے بھی اپنی ضد چھوڑ دی اور کچھ دن بعد نورین اور قاسم کی زندگی واپس اپنی نارمل روٹین پر چلنے لگی اور آج وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔